हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, आज हम लोग अपना स्टडी नोट को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अपना कॉस्ट ऑडिट कर रहे थे। दो स्टडी नोट इसके लास्ट रह गए हमारा 6 और 7। तो 6 हम कर रहे हैं, 7 इसके बाद हम करेंगे। तो बस फिनिश हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। चलिए, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें मेनली पढ़ने ना, 2 हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे, अपना एक और स्टडी नोट नंबर हम लोग क्या कर लेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे आज। 103। ध्यान रखना क्या बोलता है 103, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103 क्या बोलता है। कहता है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर। हमने ना फाइनेंशियल जो ऑडिट होती है ना, ऑडिट होती है, उसमें भी हमने पढ़ा कि जो ऑडिटर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब कि कोई उसकी ऑडिट को इफेक्ट ना करे। अगर मान लीजिए आपने जान पहचान का कॉस्ट ऑडिटर रखा, तो आपको अगर मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑडिट में कुछ गलत लगता है, तो आपका वो जान पहचान का होगा, तो उसको बोलोगे आपकी यार इस ऑडिट में ना एक करेक्शन कर दे, तो आपके कहने पर करेक्शन कर देगा, यानी उसका आपकी बातों पर इन्फ्लुएंस है। तो इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर होना चाहिए। एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, और कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट को किस तरीके से करेगा, जो कहा गया है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103 में। इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर का मतलब वो जो इंडिपेंडेंट हो, कंपनी से उसका कोई रिलेशनशिप ना हो, इंडिपेंडेंट हो, ताकि कॉस्ट ऑडिट वो अच्छे से कर सके। कंपनी के अंदर जो बुराइयां हैं, जो एरर्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो इश्यूज को रिजॉल्व, इश्यूज को बताए और सॉल्यूशन देके इस तरीके से आप इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो। The objective of this standard is to lay down the overall objective of the cost auditor and ensuring the conduct of the audit of cost statement in accordance with the cost auditing standard. कॉस्ट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि भाई वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको जो भी उसको ओपिनियन लगता है कि भाई ये बातें जो है मैनेजमेंट के सामने, ये बातें आनी चाहिए, तो वो बातें उसको मैनेजमेंट के सामने लानी चाहिए। जो इश्यूज है कंपनी के अंदर, कोई बुराइयां हैं, मान लीजिए कंपनी जो है कोई पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही है, तो अपनी कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट में उन इश्यूज को, उन प्रॉब्लम्स को वो बताएगा। ओके, इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसको लगता है कि भाई मुझे इस चीज का सपोर्टिंग बैकअप भी चाहिए, इसकी क्या चाहिए, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, इसकी मुझे इस बात की मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैनेजमेंट से वो उस चीजों को मांगेगा। कॉस्ट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कह रहा है कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द कॉस्ट स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड टू इनेबल, देखना पड़ेगा उसको भाई कि जो फ्रॉड और एरर ना हो, एंड टू इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द कॉस्ट स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इज मटेरियल रिस्पेक्ट, है ना। ये देखना पड़ेगा भाई कि जो भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहा है भाई एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कोई भी प्रॉब्लम, फ्रॉड और एरर ना हो उसमें। और उसमें क्या है कि कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो किया गया हमने, कॉस्ट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को देखा गया हमने, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को हमने फॉलो किया हो, है ना। और वो कॉस्ट और ऑडिट ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए उसके अंदर ना, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए उसमें। To report on the cost statement in the form required by law or by the cost auditing standard in accordance with the auditor findings। ऑडिटर को जो फाइंडिंग्स लगती है उसको मैनेजमेंट को बताना चाहिए। अगर वो उन बातों को मैनेजमेंट को बताएगा, तभी तो मैनेजमेंट उन बातों पर सुधार करेगा और उन इश्यूज पर सुधार करेगा, उन एरर्स पर सुधार करेगा, ताकि आगे चल के वो इश्यूज दोबारा अराइज ना हो। Where reasonable assurance cannot be obtained, the cost auditor should qualify the opinion and in extreme cases disclaim an opinion. Okay, अगर मान लीजिए where reasonable assurance cannot be obtained, अगर reasonable assurance obtained नहीं होती है, तो कॉस्ट ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अपना जो ओपिनियन है वो क्वालिफाई करना चाहिए। स्कोप देख लेते हैं। द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू एस्टेब्लिश ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं एक ऑडिट को करने के दौरान, और कॉस्ट स्टेटमेंट को उसको किस तरीके ध्यान रखिए, कॉस्ट स्टेटमेंट को बनाते समय से कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101, 102, 103, 104, इन चारों का ध्यान रखना चाहिए। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 और 102 हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है 103, जो आज हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अपना कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104। इट ऑल्सो डिस्क्राइब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी for the preparation and presentation of the cost statement, to identify the cost reporting framework and to lay down cost accounting policies. The following terms are being used in this standard with the meaning specified. ऑडिट, ये है ना, हम जो चीजें पढ़ चुके हैं उसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम पहले इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अब हम पढ़ेंगे मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट से पढ़ेंगे जो चीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उन पर हमें अपना समय जो है वो नहीं करना चाहिए यूज। A difference between the amounts classification, presentation or disclosure of a reported cost statement item and the amount classification, presentation, disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable cost reporting framework. This statement can arise from error or fraud. यानी आपको जो भी चीजें लगती हैं, आपको हर एक जो आइटम्स है उसका क्लासिफिकेशन दीजिए, अमाउंट को डालिए, सही से उसकी प्रेजेंटेशन दीजिए और प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर दीजिए। Where the cost auditor express an opinion on whether the cost statement give a true fair view, this statement also include those adjustment of amount। अगर आपको लगता है कि कोई मिसस्टेटमेंट हुई है ना, चाहे वो अमाउंट्स का हो, क्लासिफिकेशन का हो, प्रेजेंटेशन का हो या डिस्क्लोजर का हो, in the cost auditor's judgment are necessary for the cost statement to be presented fairly in all material respect or to be given a true fair। अगर आपको लगता है कि कोई एडजस्टमेंट हुई है या फिर आपको लगता है कि कोई अमाउंट का मिस्टेक है, अगर आपको लगता है क्लासिफिकेशन का मिस्टेक है, अगर आपको लगता है प्रेजेंटेशन का मिस्टेक है, चाहे डिस्क्लोजर का मिस्टेक है, मान लीजिए जो है जो मैनेजमेंट है उसने अपने फैमिली के लिए कोई पर्सनल चीजें खरीद ली हैं, ठीक है, तो उसका डिस्क्लोजर उसने नहीं दिया, कंपनी के पैसों से पर्सनल चीजें खरीदी है, तो वो एक क्या मान लीजिए एक गलत चीज है, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल नहीं है वो। आइए अब हम पढ़ते हैं 4.12 नॉन कंप्लायंस acts of omission or commission by the entity, either intentional or unintentional, which are contrary to the prevailing laws or regulation governing cost accounting, cost record and cost audit. Such acts include transactions entered into by or in the name of the entity or its behalf by those charged with governance, management or employees. Non-compliance does not include personal misconduct unrelated to the business activities of the entity by those charged with governance, management or employees of the entity. Act of omission or commission by the entity, अगर मान लीजिए entity क्या है कि omission कुछ बातें बताना भूल गई हो, ठीक है ना, कमीशन का यूज होता है जब हमने कोई प्रिंसिपल्स को जो है वो वायलेट किया है हमने। कमीशन का तो मतलब होता है सीधा भूल गए आप, कमीशन का मतलब होता है कि आप कोई जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो आप फॉलो करना आप भूल गए। आइदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, चाहे वो मतलब गलती से हो गया या फिर जानबूझकर आपने वो किया है, विच आर कॉन्ट्ररी टू द प्रिवेलिंग लॉज और रेगुलेटिंग गवर्निंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट, यानी जो आपको क्या कहते हैं आपने फॉलो नहीं किया है, हमारे कॉस्ट के जो लॉ प्रिवेल कर रहे हैं वो आपने फॉलो नहीं किया है, कॉस्ट के जो भी जो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो आपने फॉलो नहीं किया है। Such act include transaction entered into by or in the name of the entity or its behalf by those charged with governance, management or employees. Non-compliance does not include personal misconduct by those charged with governance, management or employees of the unit। यानी सिंपल सी बात है, आपको उन बातों को भी बताना पड़ेगा। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट्स द स्कोप, है ना, आपको टाइमिंग, आपको क्या नाम है कॉस्ट ऑडिट कब तक खत्म कर देनी चाहिए, क्या नाम क्या उसके लिए आपकी प्लानिंग है, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट यानी आपको कैसे कैसे स्टेप वाइज आपको कॉस्ट ऑडिट को पूरा करना होगा, एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑडिट प्लान। जो हमने पहले ऑडिट प्लान की जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, अब उस पर कितना डेवलपमेंट हो गया, यानी कितना काम ऑडिट का हो चुका है, कितना काम चल रहा है, कितना आने वाले समय में होगा। प्रोफेशनल जजमेंट, the application of relevant training, knowledge and experience within the context provided by cost auditing standard, cost accounting standard and ethical requirement in making informed decision about the courses of action that are appropriate in the circumstances of the audit engagement. Professional judgment, the application of relevant training, knowledge and expression within the context provided by cost auditing standard, cost accounting standard and ethical requirement in making the सिंपल सी बात है, आपको ना प्रोफेशनल जजमेंट का ध्यान रखना चाहिए ना, अपनी जो भी चीजें आपको क्लियरली बताइए। ओके, प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड अ क्वेश्चनिंग माइंड। ओके, जो कॉस्ट ऑडिटर का ना क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए कि आप मैनेजमेंट को ना बार बार क्वेश्चन पूछो कि भाई ये अमाउंट कैसे आया है, ये आपने अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया, इसका सपोर्टिंग बैकअप मुझे ला कर दो, इसकी कंफर्मेशन ला के दो, आपने 15 लाख की मशीन खरीदी है तो किसने इसको अप्रूवल दिया था, वो अप्रूवल मुझे ला कर दो, ठीक है, चाहे वो मेल हो या पेपर पे हो, कोई भी हो, मेल पर भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक भी चलेगा। क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ओके, उसको हर एक चीजों को देखना चाहिए, जहां पर भी एरर और फ्रॉड पाए जाते हैं तुरंत मैनेजमेंट से पूछे, या जो भी
जो भी ऑथराइज व्यक्ति है उससे पूछे कि भाई ये फ्रॉड और एरर क्यों आ रहा है ऐसे। Risk assessment, the audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error, at the overall cost statement level and at the assertion level, including items of cost, heads, and disclosure thereof. The audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity internal control. Risk assessment, the audit procedure performed to obtain an understanding of the entity, है ना, हमें क्या करना चाहिए जब हम एंटिटी की काम को अंडरस्टैंड करेंगे एंड इट्स इन्वायरमेंट में कंपनी डील क्या करती है, इस कौन कौन से कॉम्पिटिटर है, एंटिटी के बारे में जानना, इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानना, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके, क्या क्या फ्रॉड और एरर के है उनको फाइंड आउट करना, वेदर ड्यू टू फ्रॉड, जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है वो फ्रॉड और एरर के कारण हुआ है, कैसे हुआ है, या इंटेंशनल हुआ है या अनइंटेंशनल हुआ है, at the overall cost statement level and at the assertion level including items, और या तो हम डिवीजन के लेवल पर चेक कर सकते हैं या एज अ कंपनी एज अ होल चेक कर सकते हैं हर एक चीज, है ना। हो सकता है मान लीजिए 10 डिपार्टमेंट है किसी कंपनी में, 9 अच्छे से काम कर रहे हैं, एक बदमाशी कर रहा है, तो हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी चेक करना पड़ेगा और एक हमें ओवरऑल लेवल पर भी चेक करना पड़ेगा। दो चार्ज विद गवर्नेंस, द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल अ कॉर्पोरेट ट्रस्टी with responsibility for overseeing the strategic direction of the entity and obligation related to the accountability of the entity. This includes overseeing the financial reporting process for some entities in some jurisdictions. Those charged with governance may include management person, for example, executive member of a governance board of a private or public entity or an owner manager. आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट आ जाते हैं हम लोग आते हैं अब रिक्वायरमेंट पर, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Requirement 5.1, the cost auditor shall comply with the relevant ethical requirement, including those pertaining to independence in respect of cost audit engagement, refer 6.1। कहने का मतलब ये है कि एक कॉस्ट ऑडिटर को ऑडिट करते समय एक इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर होना चाहिए, तो पहली हमारी रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा ये बोला जाता है कि उसको एथिकली काम करना चाहिए, ठीक है ना। किसी की मैनेजमेंट का चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे कितनी भी वो कोई भी चीजें करे, आपको एथिकली काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। जो एरर, जो मिसस्टेटमेंट, जो फ्रॉड आपको पाए जा रहे हैं वो आप मैनेजमेंट को बताओ। While conducting the audit, the cost auditor shall comply with each of the cost auditing standard relevant to the audit। यानी एक कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट करते समय सारे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को देखना चाहिए कि कंपनी ने फॉलो करे हैं या नहीं करे। नहीं करे तो बताओ, और अगर करे हैं तो कुछ अगर उनमें एरर्स या कुछ लग रहा है आपको कि और इंप्रूवमेंट्स है तो वो इंप्रूवमेंट भी बताइए। 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑडिटिंग 101, 102, 103, 104, 101 और 102 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के इस पूरे लेक्चर में 103 पढ़ रहे हैं, अगले लेक्चर में हम लोग 104 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। The cost auditor shall have an understanding of the entire text of the cost auditing standard, including its application and other explanatory material, to understand its objective and to apply its requirement properly. The cost auditor shall have an understanding, cost auditor को understanding होनी चाहिए प्रॉपर इस चीज की, entire text of the cost auditing standard। ध्यान रखना उसको, कॉस्ट ऑडिटर को खुद को कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंक्लूडिंग इट्स एप्लीकेशन, उसकी क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या बातें हैं, क्या उसको एप्लीकेशन है, एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल टू अंडरस्टैंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टू अप्लाई इट्स रिक्वायरमेंट। ओके, क्या 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 किस किस तरीके से ये अप्लाई होते हैं। 5.4, the cost auditor shall not represent compliance with the cost auditing standard in the cost auditor report unless the auditor has complied fully with the all of the cost auditing standard relevant to the audit। देखना पड़ेगा भाई कि सारे cost auditor फॉलो हुए या नहीं हुए इसको। In exceptional circumstances, the cost auditor may judge it necessary to depart from a relevant requirement in a cost auditing standard. In such circumstances, the auditor perform alternative audit procedure to achieve the aim of that requirement. Okay. अगर मान लीजिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि कॉस्ट ऑडिटर जज कर सकता है कि मान लीजिए अगर कोई एथिकली मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट को अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो देखना पड़ेगा कि भाई इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम किस और तरीके से चीजों को पूरा कर सकते हैं।
The cost auditor shall plan and perform an audit with the attitude of professional skepticism. यानी प्रोफेशनल skepticism का मतलब स्किलफुल होना चाहिए। स्किलफुल का मतलब कि उसको क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए कॉस्ट ऑडिटर। उसको बार-बार क्वेश्चन पूछनी चाहिए, बार-बार डाउट्स पूछनी चाहिए। हाँ भाई, ये 20 लाख की आपने मशीन खरीदी, इसके पीछे का अप्रूवल दिखाओ भाई, किसकी अप्रूवल थी, पता चले हम ऐसी मशीन खरीद रहे हैं। ओके, अगर कुछ लगता है कि भाई कि इन्होंने कंपनी का जो पैसा है वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, तो वो भी पॉइंट आपको अपना उजागर करना पड़ेगा। The auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence to reduce the audit risk to an acceptable low level and thereby enable the auditor to draw reasonable conclusion on which the base the auditor opinion अपना ओपिनियन देना पड़ेगा उसको हर चीज के लिए। द कॉस्ट ऑडिटर शैल एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। एक ऑडिट को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जजमेंट और अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। The cost auditor shall determine whether the cost reporting framework followed by management in preparing cost statement is in line with the Companies Act and the rules prescribed thereunder। कहने का मतलब ये जो भी हम लोगों ने जो भी कॉस्ट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के जो भी हम लोगों ने पॉलिसीज पॉइंट्स जो अपने अपनाई है वो भी फॉलो कर रही हो कंपनीज एक्ट 2013 को, ओके ना, और उसके रूल्स को। 5.12 The cost auditor shall not be required to perform audit procedure regarding the entity's compliance with laws and regulation governing cost audit in the absence of identified or suspected non-compliance. The cost auditor shall not be required to perform audit procedure regarding the entity's compliance with laws and regulation governing cost audit in the absence of identified or suspected non-compliance। इस पॉइंट को ना ऐसे भी समझ लेना, अगर मान लीजिए कोई भी सस्पेक्टेड बातें होती हैं या नॉन कंप्लायंस, कंपनी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया है, ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑडिटर को उन बातों को भी बताना चाहिए। इफ एन ऑब्जेक्टिव इन अ रेलेवेंट कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट बी अचीव्ड, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर दिस prevent the auditor from achieving the overall objectives of the auditor and thereby requires the auditor in accordance with the cost auditing standards to modify the auditor's opinion। ऑडिट एंड एथिक्स, सिंपल सी बात है भाई, कंपनी को भी एथिकली काम करना चाहिए, कॉस्ट ऑडिटर को भी एथिकली काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऑडिटर को वो थोड़ी रिश्वत दे दें या कुछ दे दें और जो बेकार की बातें मैनेजमेंट की जो कॉस्ट ऑडिटर उजागर करना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो उसको पैसे खिलाकर वो दबा। एथिकली काम करना चाहिए। ओके, इंडिपेंडेंट आदमी है कॉस्ट ऑडिटर, कंपनी और जो शेयर होल्डर्स हो गए, सारे लोग, कंपनी के मैनेजमेंट, सब कुछ उस ऑडिट की, गवर्नमेंट भी होगी उस ऑडिट की रिपोर्ट पर निर्भर करती है। तो जो भी कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट है, ऑडिटर को एथिकली होकर काम करना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब ये सिंपल सा है कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब सिंपल सा है कि एक कॉस्ट ऑडिटर को ना क्वेश्चनिंग माइंड का होना जरूरी है। बार बार क्वेश्चन पूछे कि भाई ये अमाउंट कैसे आ रही है, ये आपने यहाँ पर अमाउंट का क्लासिफिकेशन इसको ऐसे क्यों किया, कैलकुलेशन ऐसे क्यों आई, इसका बैकअप कहाँ पर है, ओके, इससे इस चीज की अप्रूवल ली। क्वेश्चनिंग माइंड, तभी तो जितने क्वेश्चन उतने तो पॉइंट अपने उजागर करेगा, उतनी जो दिक्कतें कंपनी के अंदर वो आएंगी। ये रिस्क तो एक बार ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पहले भी ना, रिस्क हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Responsibility for the cost statement. The cost auditor is ये वाला हम पॉइंट देख लेते हैं, responsibility for the cost statement. The cost auditor is responsible for forming and expressing an opinion on the cost statement. Cost auditor को अपना opinion और expression जो है वो रखना चाहिए cost statement में। The term cost statement refers to the structured representation of the cost information, which ordinarily includes accompanying notes derived from cost accounting records and intended to communicate an entity's use of economic resources and the output obtained in accordance with a cost reporting framework. The term can refer, for example, a cost statement, reconciliation with financial accounts, and related explanatory notes. The term cost statement refers to structured representation of cost information. Cost information की structured representation है, which ordinarily जिसमें include होता है accompanying note, जो भी हमारे notes हम बनाते हैं, derived from cost accounting records and in जो हमारे cost record हम maintain करते हैं,
and intended to communicate an entity views of economic resources and output often in accordance with the cost reporting framework. जो भी हम resources use करते हैं उनको भी बताना. The requirement of the cost reporting framework determine form and content of the cost statement and what constitute a complete set of cost statement. For certain cost reporting framework, a single cost statement as such. The requirement of the cost reporting framework determine the form and content of the cost statement. Okay, cost statement में क्या वाला क्या form हमने यूज करी है, content हमारा उसके अंदर, which constitute a complete set of cost statement. एक complete set of cost statement तक कहलाई जाएगी. For certain cost reporting framework, a single cost statement as such and the relevant explanatory notes constitute a complete set of cost statement. For example, a cost statement under cost accounting standard 4. The cost auditor is not responsible for preparing and presenting the cost statement in accordance with the applicable cost reporting framework, including inter alia. Okay, cost auditor जो है इसके लिए responsible नहीं होगा कि किस तरीके से डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन एंड presentation of cost statement that are free from material misstatement whether due to fraud or error. इंटरनल कंट्रोल तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना है, उसके ऊपर ओपिनियन सजेशन दे सकता है ऑडिटर. Selecting and applying appropriate cost accounting policies. कौन सी कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाती है वो तो यार देखो, मैनेजमेंट ने इतने बड़े बड़े मैनेजर को मोटी मोटी सैलरी देते हैं, वो किस लिए देते हैं, इसलिए तो देते हैं भाई कौन सी हम टेक्निक्स अपनाएं, कौन सी पॉलिसीज अपनाएं. हाँ, जब कॉस्ट ऑडिटर रिव्यू करेगा तो कॉस्ट ऑडिटर को देखिए भाई ये पॉलिसीज कंपनी अपना रही है, अगर दूसरी पॉलिसी अपनाए तो उसको कंपनी को फायदा होगा, ये सजेशन दे सकता है, लेकिन पॉलिसी यही लगाओ ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा. मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेट दैट आर रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस. जो मटेरियल मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेट जो थे वो रीजनेबल होने चाहिए. Non-compliance. The cost auditor shall request management to provide a written representation that all a known instance of non-compliance or suspected non-compliance. यानी अगर आपको लगता है कि आपने कोई compliance पूरा नहीं किया है, लेकिन या cost auditor को कहीं पर suspect होता है तो वो उनसे पूछ सकता है कि इसका reason क्या है. The representation provide necessary audit evidence about management knowledge of identified or suspected non-compliance with laws and regulation whose effect may have a material effect on the cost statement. However, written representation do not provide sufficient audit evidence on their own and accordingly do not affect the nature and extent of other audit evidence that is not obtained by the cost auditor. Okay, सिंपल सी बात है, अगर नॉन कंप्लायंस है कुछ भी है तो उसको बताना चाहिए कॉस्ट ऑडिटर को कि ये चीजें आई हैं. ये इफेक्टिव हुआ था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर होना चाहिए. ओके, और 103 के क्या हमारे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103 के क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये आया था, इफेक्टिव डेट इसकी थी 11 सितंबर 2015. 11 सितंबर और उसके बाद 2015, 11 सितंबर या उसके बाद 2015 है, 11 सितंबर 2015 ऑन और आफ्टर 11 सितंबर 2015 को ये इफेक्टिवली आया था. इसके बाद एक ही रह गया कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन नॉलेज ऑफ बिजनेस, इट्स प्रोसेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 104. सिंपल सा होगा यार इसमें भी कि भाई कॉस्ट ऑडिटर को किसी भी कंपनी के बिजनेस हो गया, उसका क्या प्रोसेस डील करती है, किस चीज में कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का काम क्या है, कौन कौन से उसके कॉम्पिटिटर है, इन सब चीजों की तो भाई नॉलेज होनी चाहिए कॉस्ट ऑडिटर को ना. मैंने कहा स्किलफुल माइंड होना चाहिए कॉस्ट ऑडिटर और क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए वो. सिंपल सी बात है. अगला स्टैंडर्ड तो और इजी है बट उसको पढ़ेंगे, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना. एक बार देख लेना, छोटा छोटा सा टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे अपना कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104. ओके, सो अगर फिर भी कोई डाउट है इस लेक्चर में तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हम लोग अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो फ्रॉम माय साइड गाइस दैट्स ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर. बाय गाइस, और कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो. ओके, सो विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर.